विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। इसी फेरिस्त में हम बात कर रहे हैं सभी व्यापारियों से बदायूं में कि किन मुद्दों के साथ चुनाव होंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास में कमी रहेगी, क्या रोजगार में कुछ कमियां हैं बदायूं के अंदर। आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक व्यापारी हैं, मेंथा व्यापारी हैं, यादवेंद्र सिंह जी। किस तरीके के मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? देखिए मुद्दे तो जो है वो किसान से संबंधित ही हैं। किसान के जो अभी 3 कानून जो है मोदी सरकार ने, जो मोदी जी ने वापस लिए, इनसे सीधा नुकसान जो है छोटे किसान का हुआ है। इसमें हमारे जैसे बदायूं में मेंथा की क्रॉप होती है, वो बदायूं मेंथा की क्रॉप के लिए देश और दुनिया के अंदर जाना जाता है। इस पे एक सिंथेटिक मेंथोल से हम लोग जो है वो कम्पीट कर रहे थे। अगर सिंथेटिक मेंथोल पे इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, बढ़ जाती है थोड़ा और, तो इससे सीधा फ़ायदा जो है वो बदायूं के किसान के लिए, पूरे प्रदेश के किसान के लिए होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है मेंथा की खेती के लिए जाना जाता है और मेंथा की खेती से बहुत ज़्यादा करोड़ों की रुपए के हिसाब से जो है राजस्व जो है वो प्रदेश सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए मिलता है। अब इस पे मंडी टैक्स लगने से सीधा सीधा नुकसान हुआ है किसान का, सीधा सीधा नुकसान हुआ है। इस पे मंडी टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए। ये सरकार के लिए जो मंडी से बाहर बैठ कर के जो व्यापारी टैक्स लिया जा रहा है, वो उसको जो है ख़त्म करना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी जी से, कि ये जो मंडी है, मंडी के अंदर ही मंडी ली जाए, मंडी के बाहर जो भी मंडी है उसको पैसा जो है व्यापारी से ना लिया जाए, मंडी का उसे माफ़ किया जाए पहले की तरह। तो इससे सीधा लाभ किसान को होगा। आज 200-200, 300-300 रुपये सारी चीज़ों पे, जीन्स पे जा चुके हैं, नीचे जा चुके हैं, केवल इसलिए मंडी टैक्स लगनी। चाहे बाजरा हो, मक्का हो, धान हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, सारी चीज़ों पर रेट नीचे जा रहे हैं। अभी मैंथोल का रेट 50 से 100 रुपये ऊपर जाने वाला था। ये मंडी के कारण जो है वो इस पर जो रेट है वो रुक गया जाने से। अच्छा, बदायूं को लेकर एक रोज़गार को लेकर हमेशा एक समस्या रही है, लोग पलायन करना पड़ता है क्योंकि रोज़गार के लिए कोई 90 के दशक के बाद से कोई फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगाई गई, शेखुपुर को छोड़ दें तो क्या लगता है किस तरीके से? बाकी तो व्यापारी लोग, आप लोग कर ही रहे हैं जो भी कर रहे हैं। देखिए मैंथोल के अंदर मैंथो और पिपरिटा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं एसेंशियल ऑयल में। ये बहुत बड़ा रोज़गार, लोगों को जानकारी नहीं है बदायूं में, किसान के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे लघु उद्योग जो है इससे लगे हुए हैं, इससे रोज़गार मिल रहा है। इस पे ही सरकार का अगर फोकस होगा तो इससे रोज़गार और ज़्यादा बढ़ेगा। गवर्नमेंट इसमें फैसिलिटी दे। आज तक मैंथोल के अंदर या मेंथा के अंदर, एसेंशियल ऑयल के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी जो है प्रोत्साहन नहीं आया है। अगर इस पे थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे तो यहाँ पर रोज़गार के अवसर जो है प्रदान होंगे बहुत ज़्यादा। बाकी आपके लिए बदायूं में एक आलू का भी है, आलू से भी मंडी लगी हुई है, आलू से भी मंडी हटनी चाहिए। बदायूं में आलू के कोल्ड वगैरह बहुत लग रहे हैं नए नए, तो इससे भी एक रोज़गार मिल रहा है। बदायूं एक जो है वो खेती से जुड़ा हुआ ज़िला है, तो इसको खेती के रूप में ही देखना पड़ेगा। खेती के अनुसार ही इसमें जो है रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। वो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा टैक्सेस पे। हम तो सीधा, हमारा जो मेंथल था पहले एसेंशियल था 5% जीएसटी में आता था, अब गवर्नमेंट को 12% और कुछ एसेंशियल ऑयल है हमारे 18% जीएसटी में हम दे रहे हैं। तो फिर 1% लगाने का कोई मतलब नहीं है मंडी टैक्स। इससे जो है व्यापारी बहुत परेशान है और इसका सीधा नुकसान किसान को हो रहा है। ये तो बात किसानों की रही। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बदायूं के अंदर में आया है, यहाँ पर ककराला रोड पर गया तो धूल भरी रोडें हैं, कोई विकास का नाम नहीं है। जगह जगह देख रहा हूँ गड्ढे हैं सड़कों पे, बड़ी समस्याएं हैं। यातायात व्यवस्था भी बड़ी चरमराई हुई सी लगती है। शहर में बड़ा ही माहौल, जो भीड़ का है वो बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर एक बाईपास रिंग रोड की ज़रूरत है। आधा रिंग रोड बना हुआ है और आधा रिंग रोड और बन जाएगा तो फिर यह है कि एक जो जाम की समस्या है वो ख़त्म हो सकती है। पर इस तरफ बदायूं के जो राजनीतिक लोग हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, इन लोगों का ध्यान पूरी तरीके से नहीं गया। अगर ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देते तो फिर यह है कि बदायूं की एक समस्या सॉल्व हो सकती थी। मैं समझता हूँ कि अगर ये माननीय योगी जी के सामने अगर इस चीज़ को रखा जाता तो हो सकता है कि ज़रूर वो जो है कहीं ना कहीं जो है इसको पैसा उपलब्ध कराते। पर यहाँ के राजनीतिक लोग जो है वो सुस्त हैं, वो कुछ जो है आगे बढ़ के कुछ करना नहीं चाहते। अगर करेंगे तो फिर जो है वो ज़िले को लाभ मिलेगा। वो यही चीज़ है कि मतलब
आगे सोच नहीं है, सोच की कमी है। सोच की कमी है। अच्छा, एक इन सब बातों के अलावा एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, किस तरीके का प्रत्याशी यहाँ की जनता चाहती है? क्या लगता है आपको, किस तरीके का प्रत्याशी? देखिए, अगर प्रत्याशी अगर चेंज होते हैं तो फिर भाजपा को सीधा लाभ मिलेगा, और नहीं तो फिर योगी जी से और मोदी जी से तो कोई नाराज है नहीं। लोगों की जो नाराज़गी है वो विधायकों को लेकर है। तो प्रत्याशी अगर चेंज होते हैं तो फिर भाजपा निश्चित जीतेगी। और वरना तो जो है जनता तो वोट देना चाह रही है, पर जनता के लिए वोट दे तो दे किसको? नाराज़गी विधायकों से है। तो प्रत्याशी चेंज होते हैं तो फिर निश्चित भाजपा को लोग वोट देंगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में। कर रहे हैं हमारे साथ इस समय मौजूद है बदायूं से प्रतीश गुप्ता जी, जो कि मैंथा के व्यापारी हैं और एक बहुत बड़ी सौगात बदायूं को देने जा रहे हैं, एक मॉल की सौगात यहाँ देने जा रहे हैं। लेकिन बात करेंगे इस समय चुनाव पर, किस तरीके का चुनावी माहौल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? जो मेरा अपना आकलन है, इस बार विधानसभा चुनाव व्यक्तिगत विशेष पे ज़्यादा आधारित रहेगा। अभी आप जनरली अगर किसी से पूछे तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से खुश है तो वो हाँ कहेगा, लेकिन कहेगा स्थानीय विधायकों से मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत चुनाव को जो भी अच्छा प्रत्याशी होगा उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। किस तरीके से एक बदायूं विकास के लिए हमेशा वेंटिलेटर पर ही रहा है और आज भी लगता है कि वेंटिलेटर पर ही, किस तरीके से देखते हैं कैसे विकास कराया जा सकता है? एक तो बदायूं का जो स्थिति है वो T3 शहर में काउंटिंग होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी योजनाएं आती है वो T3 के हिसाब से ही आती है। क्योंकि जब मैं ये मॉल जो डेवलपमेंट के लिए गया तो मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम फेस हुई थी। और चूँकि बदायूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, चाहे आलू की खेती हो या फिर मेंथा से रिलेटेड खेती हो, उस पर ही जाता, तो उससे संबंधित इंडस्ट्री यहाँ पे लग नहीं पाई, ना लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। जैसे फॉर एग्जांपल ककराला में अमरूद का बहुत अच्छा वो है प्रोडक्शन, अगर उसको सही तरीके से हैंडल करा जाता या सरकार थोड़ा बहुत प्रोत्साहन देती या उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देती तो आज यहाँ पे कोई पल्स की फैक्ट्री या कुछ लगती। तो इस तरीके का सब लोगों ने जातिगत राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति पे ज़्यादा ध्यान दिया वोट बैंक के हिसाब से, पर किसी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। इसीलिए यहाँ का जो यूथ है वो भारी ज़्यादा जॉब करता है, पढ़ा लिखा लोग, और जो व्यापारी वर्ग जो पिछले फोर फादर से व्यापार करने जाएँ वही अपने रूटीन वर्क में इंटरेस्टेड है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बदायूं के चारों तरफ मैं घूमा, यहाँ पे मैंने देखा ककराला रोड बहुत ही जर्जर स्थिति में है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पे विकास तो है ही, मतलब रोज़गार को लेके तो है ही, लेकिन अभी भी चुनाव का समय है फिर भी ऐसी स्थिति है? ये तो खैर साहब, रोड तो एक राजनीतिक वो है, इनको सरकारों को और वहाँ की पब्लिक को भी कहना चाहिए कि भाई हमारी रोड इतनी ख़राब है, क्यों नहीं उस पर है। तो इस पे तो खैर मैं नहीं कोई अपना वर्ड थिंक दूँगा। अभी आपने देखा होगा दिवाली पे तमाम शहर में कूड़ा रहा, जो जानकारी मिली, ये भी देखा होगा कि मतलब इसका निस्तारण किसी तरीके से किया जा सकता था। इस पर आपका, ये बाकी में बहुत अफसोसजनक बात है कि दीपावली पे उनकी क्या मांगें थी क्या नहीं, इस बात से पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता है। पब्लिक तो अगर पूरी साल का टैक्सेशन देती नगर पालिका को तो उसके आउटपुट पे पानी और सफाई यही चाहती है। ये राजनीति उससे प्रेरित थी या उनकी अपनी वो थी समस्याएं, इसको उनको निस्तारण करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है, ये थी बहुत परेशानी का विषय। हर लोगों ने अपने घरों के सामने खुद ही सफाई करने को मजबूर होना पड़ा। आप व्यापारी वर्ग और जनता किस तरीके का प्रत्याशी बदायूं से उम्मीद करती है, किस तरीके का प्रत्याशी चाहिए? हम तो इजी गोइंग प्रत्याशी चाहते हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग को कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक लोगों से काम तो पड़ता नहीं है। बस ये है कि वो अगर हमारे लिए अच्छा भी ना करें तो किसी बात में रोड़ा भी ना अट पाए। जैसे पिछले टाइमों में देखा गया है कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग प्रताड़ित हुआ, लेकिन पिछली सरकार में मैं एक बात तो कहूँगा कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही और ज़्यादा व्यापारी को इस टाइप की प्रॉब्लम सामना नहीं करना पड़ा। बदायूं मुख्य ज़िला भी आता है, मतलब रोहिलखंड के मुख्य ज़िलों में एक ज़िला है। रेलवे में बड़ी लाइन तो यहाँ ट्रेनों की कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आज भी लखनऊ, कानपुर, बनारस और दिल्ली जैसी जगह से सीधी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। ये बात बहुत सही आपने उठाई मुद्दा, ये बात होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग जो सारा कैलकुलेशन माल का आना और माल के जाने पे डिपेंड करता है। आज की तारीख में भी रेलवे फ्रेट सबसे सस्ता फ्रेट माना जाता है और इजीली अप्रोचिंग होती है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई बेंगलोर का शिपमेंट बुक करना है या बॉम्बे शिपमेंट बुक करना है तो मुझे वही दिल्ली वाला रूट चैनल इस्तेमाल करना पड़ता है कि यहाँ से बरेली से या फिर मथुरा से बुकिंग कराऊँ। तो ये तो हमारे राजनीतिक लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इससे क्या होता है, बात रेल नहीं है, वो
वो एक ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा माध्यम है, लोगों की अप्रोच का बहुत अच्छा माध्यम है, और उससे डेवलपमेंट 100% होता है। क्योंकि डेवलपमेंट कोई एक संग उगाया हुआ चीज़ नहीं, एक पौधे की तरह होता है। जब उसे लगाया जाता है, फिर धीरे धीरे उस पर किल्ले उगते हैं, सिर्फ वही प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, एक संग भी नहीं होता है डेवलपमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णपाल गंगवार जी, जो कि दूध के व्यापारी हैं। आइए जानते हैं कि इस चुनाव में क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे के साथ ये चुनाव यहाँ पे। इस चुनाव में तो यही है, सबसे मेन मुद्दा तो यही है, महंगाई बहुत है। क्योंकि डीजल का रेट जिस तरह सरकार ने 85 रुपीज़ पर लीटर कर रखा है, क्योंकि मिल्क का भी सारा जो ट्रांसपोर्टेशन से ही होता है। दूध जितना भी हम 25-30 हज़ार लीटर पर डे परचेज करते हैं, उनको टैंकरों के द्वारा गाज़ियाबाद, आपके साहिबाबाद, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, तो इन जगह दूध सप्लाई करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज इस समय बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि जो पिछले साल मेरे ख्याल से 58 या 68 के करीब डीजल का रेट था, और इस साल 86 हो गया। 30 पैसे से 40 पैसे लीटर पर लीटर ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा हो गई है। उस वजह से हम लोगों को लॉसेस हो रहा है, क्योंकि 40 पैसे 20 पैसे लीटर ही दूध में बचता है, वो इस साल ट्रांसपोर्ट में जा रहा है। उसके अलावा भी किसानों के मुद्दे हैं, क्योंकि मिल्क का रेट भी इस साल कम है, क्योंकि 2 साल कोरोना के चलते इंटरनेशनल जो दूध का एक्सपोर्ट होता था, घी का, पाउडर का, वो एक्सपोर्ट भी रुका हुआ है। उस वजह से मिल्क के रेट भी डाउन है, उससे किसानों को भी नीचे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इस बार जो क्या कहते हैं, अपने बारिश की वजह से सारा किसानों का जो ये जो पुआल वगैरह होता है वो सब ख़राब हो गया था। उस वजह से भूसे का रेट भी पिछले साल से जस्ट डबल है, और पुआल की समस्या के कारण वो किसान लोग अपने जानवरों को पालने में बहुत दिक्कत हो रही है, और जो जानवर कम दूध दे रहे हैं तो वो उनको ले जाकर सीधा बाज़ार में सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन भी पिछले साल से 15 से 20% मार्केट में दूध की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है। और उस वजह से क्या कहते हैं, उसका भी असर है, क्योंकि जो हमारे खर्चे वो मिल्क पे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट पर डे माने 40,000 है, हमें दूध मिल रहा है 25,000, तो उससे जो हमारा लेबर चार्ज है और हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं वो भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो प्रॉफिट तो हो ही ना रहा। हर मिल्क इंडस्ट्री इस साल घाटे में जा रही, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो चाहे मीडियम इंडस्ट्री हो, और किसान भी घाटे में जा रहा है, क्योंकि दूध का जो रेट उसे मिल रहा है उसके अनुसार उसका जो जानवर पर लागत खाने में ज़्यादा आ रही है, इसलिए उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बदायूं से आप मौजूदा प्रत्याशी जो इस समय है, मौजूदा नेता है, क्या उन लोगों से खुश हैं? वो तो आज तक कभी पूछने ही नहीं आए। आज तक कभी उन्होंने मिल्क जो अपना करीब हमारे यहाँ बदायूं में मेरे हिसाब से 55-60 चिलिंग प्लांट हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, और प्रॉपर में भी 5-6 चिलिंग प्लांट हैं। तो कभी आज तक पिछले जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, समाजवादी सरकार में तो मीटिंगें हुई थी 1-2 बार मिल्क व्यापारी की, लेकिन अभी 5 साल होने जा रहे हैं, कोई भी मिल्क व्यापारी की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है सरकार की तरफ से, और ना मतलब यहाँ के जो लोकल शासन की तरफ से कोई भी मीटिंग ना बुलाई है, और ना कोई ऐसी मतलब सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से या यहाँ के स्तर लेवल के विधायक हैं, मंत्री हैं, किसी को कोई फैसिलिटी ना, कुछ ना। किस तरीके का व्यापारी बदायूं को मिलना चाहिए? अब व्यापारी तो ये मेन तो सबसे पहले तो ये है कि व्यापारी यही है कि सरकार जो ये स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना डीजल पे वैट और कम करे, उससे कम से कम डीजल का रेट कम हो। क्योंकि सारा काम ट्रांसपोर्टेशन पे है मिल्क का, इधर से उधर दूध जाना, घी पाउडर जो भी जाता है वो सब ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड है। बगैर ट्रांसपोर्ट के, अब ट्रांसपोर्ट बढ़ने से ही जो व्यापारी की लागत वो बढ़ जाती है, उसका जो प्रॉफिट है वो ख़त्म है। अब सरकार सब्सिडी भी, पहले कांग्रेस सरकार दूध पर सब्सिडी दे रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो बड़े बड़े मिल्क इंडस्ट्री वाले थे वो माल का जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पर कांग्रेस सरकार सब्सिडी दे रही थी। इस बीजेपी सरकार ने वो सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। उसकी वजह से क्या है, बाहर माल भी नहीं बिक रहा, और माल बिकने पे बाहर की मार्केट का भी रेट डाउन है, और उस वजह से डोमेस्टिक इतनी खपत नहीं है। कोरोना पिछले साल सारे होटल्स, मॉल्स और रेस्टोरेंट सारे बंद रहे थे, उस वजह से जो इसकी मिल्क पाउडर होता है हमारा ज़्यादातर अप्रैल से लेकर जुलाई तक बिकता है, और वो इस बार कोरोना में रहा सब बंद। अब जो फैक्ट्रियां हैं 50% दूध नहीं ले रही हैं, क्योंकि वो पाउडर वगैरह उनका सब भरा पड़ा है।
अब वो अपना माल बेचें या नया माल लें, उस वजह से मार्केट में रेट भी नहीं मिल रहा है। अब जब हमें रेट नहीं मिलेगा तो हम नीचे किसान को रेट कहाँ से दें भाई? जब हमारा दूध जैसे बिकेगा ऊपर महंगा, तो हमने नीचे महंगा लेंगे किसान का, और किसान को उस वजह से लागत नहीं मिल रही है, इसलिए उसे दूध में इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए दूध की रिक्वायरमेंट जो हमारी इस समय पीक सीजन में कम है, पिछली साल से 20 से 25% जो हमारी एबिलिटी है वो दूध की कम है। उस वजह से किस सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, न केंद्र सरकार का कोई ध्यान है, न स्टेट सरकार का कोई ध्यान है। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक कभी मिल्क इंडस्ट्री वालों की जो बड़े बड़े लेवल की फैक्ट्रियां हैं जहां इसके मिल्क और देसी घी बनाते हैं, कभी आज तक कोई उनकी मीटिंग नहीं, उनके लिए कोई। अब बिजली का ये प्लांट 4 महीने कोरोना में बंद रहा था, सरकार ने कोई भी बिजली का जो मीटर चार्ज है 85 HP का कनेक्शन है, 1 पैसे की छूट नहीं। बंद प्लांट पे भी मिनिमम चार्ज हमें देना पड़ा, और 18,000 पर मंथ मिनिमम चार्ज है प्लांट का। अब आप समझिए 1 महीना यूज करा और 72,000 रुपये मिनिमम चार्ज दिया। सरकार कह रही थी हम रिबेट देंगे करेंगे, इस साल कुछ नहीं दिया, पिछली साल मात्र 1 महीने का रिबेट दिया था बंद में। इस बार कोई रिबेट नहीं है, ना शासन लेवल से कोई पॉलिसी है, ना माननीय मंत्री जी ने आज तक कभी कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई है मेरे हिसाब से, और ना कोई ऐसा हमारे पास ज्ञापन आया है कि आपकी मीटिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मनीष जुनेजा जी, जो कि उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष भी हैं और कपड़ा व्यापारी भी हैं। आइए जानते हैं इस चुनाव में किस मुद्दे पर बदायूं में चुनाव, क्या मुद्दे रहेंगे बदायूं के अंदर चुनाव में? सर, सबसे पहले चुनाव का मेन मुद्दा आज की महंगाई, कानून व्यवस्था तो हम एक साइड अगर रख भी दें, तो मैं अपने शहर की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हर व्यापारी के लिए है। जाम से लेकर के, महंगाई से लेकर के व्यापारियों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो चुका और हो रहा है और होता रहेगा। मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार हो, व्यापारी के लिए कोई भी सुविधा कहीं भी नहीं है। बीजेपी सरकार ने, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के मैं अगेंस्ट हूँ या सपा के खिलाफ़ हूँ या सपा के साथ हूँ या कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अपना कर्म व्यापार से करता हूँ। कोई गवर्नमेंट किसी प्रकार से व्यापारी का साथ नहीं देती और आज तक देती भी नहीं है। बदायूं में क्या, पूरे इंडिया में सबसे पहले नोटबंदी के लिए व्यापारी चरमराया, उसके बाद जीएसटी लगा दी गई, उसमें व्यापारी चरमराया, लॉकडाउन हुआ, उसमें व्यापारी चरमराया। अब कपड़ा, जूता चप्पल और ईंट उद्योग पे जीएसटी 5% से 12% बढ़ा के जो कर रही है, व्यापारी को इतनी नफ़ा नहीं है। एक थोक का व्यापारी 5% पे तो कुल व्यापार करता है। यानी कि अगर मैं अपनी दुकान पे कोई साड़ी 200 रुपये की मैं ख़रीद रहा हूँ, 5% जीएसटी लगा के मुझे वो 210 की पड़ती थी, तो मैं 220 की उसे बेचता था। उसमें मेरा खर्चा भी था, भाड़ा भी था और मेरी अपनी नफ़ा भी थी। लेकिन अब वही साड़ी 200 वाली 12% जीएसटी लगाने के बाद 224 रुपये की हमें पड़ेगी। उस पर खर्चा भाड़ा मिला के 235 रुपये की वो हमारे घर पे गिरती है, तो मैं उससे किस रेट में बेचूंगा? जो मैं चीज़ 220 की बेचता था वो 235 की तो अब मुझे पड़ रही है। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं लागत लगा के बैठूंगा तो मैं 10 रुपये कमाता था, सरकार बिना लागत लगाए बैठी है, उसे 24 रुपये बच रहे हैं। लागत लगाने के बावजूद मैं उसको कटी फटी भी वापस करनी है, उसका मैंने डेड स्टॉक भी रखना है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार को अपने 24 रुपये दिख रहे हैं। दिक्कत है। बदायूं शहर में चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा है इस टाइम, सड़क का, बिजली का, पानी का। सबसे बड़ी चीज़ जाम, पार्किंग नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। सब अधिकारियों को सब चीज़ पता है, संबंधित अधिकारियों को काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं, हर मीटिंग में दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी जू नहीं रेंगती। समस्या ज्यों की तो बनी है और बनी ही रहेगी। हमें किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हमने सरकारों से यह भी कहा कि आप हमें जगह दे दीजिए, पैसे भी हम लगाते हैं, सुविधाएं भी हम करेंगे, उसका किराया आप खाना, तब भी सरकार राजी नहीं है। क्या करना चाहती है, व्यापारी का क्यों उत्पीड़न करना चाहती है, कुछ नहीं पता। चुनाव हर 5 साल बाद आते हैं, अंत के 3 महीनों में ये सब चीज़ें उठती हैं, चुनाव हो जाता है, बंदा जीत के आ जाता है,
बात फिर ख़त्म हो जाती है। हम भी वही हैं, सरकार भी वही है, कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा मैं नहीं समझता, अब बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार थी, बदायूं ज़िले में सभी बीजेपी के मंत्री, नेता, चेयरमैन सभी होने के बावजूद भी बदायूं का विकास आपके सामने है। मेरा बोलना या ना बोलना बेवकूफ़ी है, सबको पता है बदायूं का हल क्या है। कहीं से कहीं तक भी आप बदायूं आके देख लीजिए, हम यही कहते हैं मुस्कराइए, आप बदायूं में ही हैं, और तो कुछ कह भी नहीं सकते। किस तरीके के प्रत्याशी चाहते हैं बदायूं की जनता, क्या लगता है व्यापारी लोग? बदायूं में प्रत्याशी अब तक आए सब अच्छे आए, सबसे उम्मीदें थी कि बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन जो भी आता है कुर्सी पे बैठने के बाद चेंज हो जाता है। कैसा भी आया, कोई भी अधिकारी आता है, अच्छा व्यापारी का ट्रांसफ़र हो जाता है जो काम कराता है। जो व्यापारी चाहता है कि भाई ये आदमी आए, ये अधिकारी आ रहा है, ये अच्छा काम कराएगा, कराता है, स्टार्टिंग करता है, लेकिन सब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं रहता। बाकी प्रत्याशी सभी अच्छे हैं जी। अब देखते हैं जनता किसे चुनती है, क्या चाहती है। वो तो पहले तो प्रारूप आए कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से आ रहा है। हम लोग पार्टी वाइज काम नहीं करते, हम व्यापारी हैं। हमारा पहला नारा जो होता है, कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है। कोई बड़ा उद्योग बदायूं को नहीं मिल पाया काफ़ी समय से, इस पर क्या कहना चाहिए? बदायूं में रॉ मटेरियल की कमी होने के कारण कोई भी उद्योग बड़ा यहाँ इंडस्ट्रीज लगने की बहुत उम्मीद कम रहती है। बड़ी लाइन होने के बावजूद भी कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो हमारा डायरेक्ट लिंक बड़े शहर दिल्ली से हो, जहाँ से रॉ मटेरियल हम इंडस्ट्री के लिए इकट्ठा कर सकें। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए बदायूं में एक इंडस्ट्री लगाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है, कोई फ़ायदा नहीं। लगी थी काफ़ी लगी थी। सलारपुर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ 2-3 इंडस्ट्री लगी थी, लेकिन रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से, मिलता भी है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सर्वाइव कर पाएगी कंपनी।